ये जो उस दिन हंस रहा था, जैसे असुर लोग रावण के राज्यसभा में हंसता है ना, ऐसे ही हंसने लगा था। किसका भविष्य को हंस रहा है? खुद का भविष्य को हंस रहा है। कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप का सजा भुगतना ही होगा। यहाँ महिला का इज्जत बचाने में सरकार विफल हुई है। ये कांग्रेस का साथ जितना भी पार्टी है, ये पार्टी कभी महिला को इज्जत नहीं करती। उसमें साथियों मैया योजना चलाया इन लोगों ने, यानी कि महिला सशक्तिकरण करने के लिए बहुत बड़ी जुमलेबाजी स्कीम चलाई। आप आर्थिक रूप से महिला को घर बैठाकर महिला को पैसा देने का काम करना चाहते हैं। ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित। 2000 रुपए घर में बैठाकर देने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन महिला घर से निकलकर एक अच्छी राजनेता बने, एक अच्छी प्रतिनिधित्वकर्ता बने, ये इन लोगों से झेला नहीं गया। पावन धरती पर सर्वानंद सोमेनाथ जी केंद्रीय मंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर रखी और मेरे जमुई के चुनाव के नामांकन में भी आए थे, अपना आशीर्वाद दिया था हमारे साथ। उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी सभी महिला नेत्री, खासतौर से हमारी महापौर आदरणीय लक्ष्मी दीदी का मैं वैसे तो इन्होंने मेरा स्वागत किया है, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं इनका भी चंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया साथीगण, सोशल मीडिया से आए साथीगण, आप सभी लोगों को सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। साथियों, हाल में 16 और 17 अप्रैल को देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन को बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पुनः पारित करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के लोगों ने अपनी चाल चली। जो लोग आधी आबादी का नारा लगाते थे, जो लोग अनेकों ऐसी स्कीम निकालते थे जो महिलाओं को दिग्भ्रमित करे, उन लोगों ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून में बदलने के लिए वोटिंग तक नहीं की। ये वो लोग हैं साथियों जो आधी आबादी को सिर्फ एक नारा रहने देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आधी आबादी की जो सशक्तिकरण है वो राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदले। ये नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़े। और ये स्पष्ट दिखा सिर्फ मुझे या पार्लियामेंट हाउस में बैठे नेतागण को नहीं, बल्कि भारत के हर एक उस महिला को इस बात की पीड़ा है कि ये अधिनियम को पारित नहीं किया। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि यह बात क्रेडिट लेने की नहीं है। अगर कोई भी महिला आगे बढ़ती है, चुनाव होता है, डेमोक्रेसी है, अगर कोई भी महिला चुनाव लड़ती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की नहीं लड़ेगी। ये आरक्षण सभी महिलाओं के लिए सामान्य रूप से आ रहा है। और तरह तरह का तर्क देके, जिनमें कोई भी वजूद की बात नहीं थी, इन लोगों ने वोट करने से इनकार किया। और अफसोसजनक बात, 17 अप्रैल को सिर्फ ये बिल नहीं गिरा, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली इंडिया अलायंस के जितने भी नेतागण थे, वो लोग भारत के हर एक महिला की नजरों में गिर गए। साथियों, सेंसस जब पिछली बार हुआ था, जनगणना 1971 में 55 करोड़ की आबादी थी। आज वह आबादी बढ़कर 140 करोड़ की हो गई। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा को लगभग 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। आप मुझे बताइए, क्या आज आवश्यकता नहीं है परिसीमन की? क्या आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए बढ़ावा यानी कि बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं है? सीधे 50% की अगर की बढ़ोतरी अगर लाई जाती तो साथियों, केरला जिसके पास अभी 20 सीट है, वो बढ़ के 12 से 15 तक की गिनती में आते। तमिलनाडु की सीट भी उसी तरीके से बढ़ जाती। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 में लागू ना हो जाए, इसके लिए इन लोगों ने पारित नहीं तर्क दिया कि दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं,
उन राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है वो घटेगी। आपको मैं बता दूं साथियों, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को आज लागू किया जाता और 50% से बढ़ोतरी की जाती, तो न सिर्फ केरला और तमिलनाडु की सीट बढ़ती, बल्कि जो आज 23.7% की जो भागीदारी आज के पार्लियामेंट हाउस यानी कि 534 सीट में उनकी है, उतनी ही 23.7% की भागीदारी आने वाले समय में भी रहती, यानी कि इसमें कोई बदल नहीं होता। लेकिन अब नियम अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जब जनगणना भारत में समाप्त होगा, तो आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 के तहत आर्टिकल 330A जो महिला आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान अनुसार भारत में होना चाहिए, उस अनुसार ये निश्चित रूप से लागू होगा और तब जो दक्षिण राज्य है, हो सकता है कि उनकी सीट में कमी आएगी और उनका प्रतिनिधित्व घटेगा। साथियों, ये बात समझने की आवश्यकता है। हम आज जिस धरती पर बैठे हैं, ये झारखंड की जो पावन भूमि, उसमें साथियों मैया योजना चलाया इन लोगों ने, यानी कि महिला सशक्तिकरण करने के लिए बहुत बड़ी जुमलेबाजी स्कीम चलाई। आप आर्थिक रूप से महिला को घर बैठाकर महिला को पैसा देने का काम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बढ़ते हुए देखा, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ते हुए देखी, चाहे वो एक कार्यकर्ता के माध्यम से हो, चाहे वो मतदान केंद्र के माध्यम पर हो, ये विपक्ष के लोग, ये कांग्रेस, जेएमएम, राजद के लोगों को ये हजम नहीं हुआ। इन लोगों ने महिला को डिसएम्पावर करके 2000 रुपए घर में बैठाकर देने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन महिला घर से निकलकर एक अच्छी राजनेता बने, एक अच्छी प्रतिनिधित्वकर्ता बने, ये इन लोगों से झेला नहीं गया और इस वजह से इन लोगों ने दोहरा चेहरा अपना सामने दिखाया। जहां नीतियां और नारेबाजी की बात करते हैं, वहां आगे खड़े रहते हैं, लेकिन जब संवैधानिक रूप से जब अधिकार देने की बात आती है, तो महिलाओं के खिलाफ वोटिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं और ऐसा लगता है कि कोई उत्साह है। ये कोई उत्साह का समय नहीं, ये नारी सम्मान में एक ठोस पहुंचाने का समय था। और जिस उत्साह के साथ ये विपक्ष के लोगों ने मेज बजाया और मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकलते हैं, एक राजनेता होते हुए नहीं, एक कार्यकर्ता होते हुए नहीं, एक बिहार और भारत बेटी होने के नाते मैं बताती हूँ कि सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ साथ अनेकों महिलाओं को ठेस पहुंची। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय नेत्री श्रेयसी सिंह जी है और श्रीमती गीता कोरा जी है, श्रीमती रोशनी जी है, श्रीमती आरती जी है, सुनीता जी है, सीमा जी है और जोगेंद्र सिंह जी है। जैसे आप लोगों को अभी जो हमारे स्पेशल सेशन संसद में हुए और जिस सेशन में मूल उद्देश्य थे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करने का और खास करके देश की महिला समाज को पिछले 12 साल के अंदर हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, नीति परियोजना के जरिए जो भी महिला समाज को सशक्तिकरण बनाने के लिए कदम उठाए गए, इसका सफल पूर्वक लागू होने के वजह से आज महिला शक्ति जाग उठा है। और हम सब ये मानते हैं, हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा का जो मूल्य है, इसी के आधारित नारी शक्ति महाशक्ति माना जाता है। और हकीकत में ये सही है, मैं भी किसी माँ का ही बेटा हूं, तो इसलिए
माँ का शक्ति अगर जब मजबूत होती है, इस परिवार को भी शक्ति मिलता है और माँ सबको आदर स्नेह से बड़ा करती है। तो इसलिए भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी एनडीए सरकार है, इस सरकार ने सेवा करने का काम की है मोदी जी के नेतृत्व में। और पिछली 12 साल के अंदर आप लोगों ने देखी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग कार्यक्रम के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को समाज में आगे बढ़ने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम को लागू करके एक माहौल बनाया है, इसके वजह से आज भारतीय नारी समाज हर क्षेत्र में अपना पारदर्शिता दिखाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और 33% तक आगे ले जाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार कदम उठाते आए हैं, इसी कदम को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस और उनकी साथियों ने महिला को अपमान किया। इस हमारे जो भी इस कदम के खिलाफ उन्होंने जो भी आवाज दी है, जो भी उन्होंने कार्यक्रम रचना की है, षड्यंत्र रचना की है, इसके जरिए उन्होंने देश के नारी समाज को अपमान किया है। तो इसलिए आज नारी समाज का पास वो शक्ति है, वो अनुभव है कि कांग्रेस और उनकी साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने कैसे साजिश रचना की है इस बिल को विरोध करने के लिए। सबने देखा है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इसमें कोई भी बात आप छुपा नहीं सकती। उनकी चेहरा अब उभर के आई है, कैसे उन्होंने नारी समाज को अन्याय करने के लिए पिछले कई दशक से षड्यंत्र रचना करते आए हैं। तो इसलिए ये जो पाप कांग्रेस ने की है नारी समाज के खिलाफ, हमारा बेटियों के खिलाफ, इसका सजा भुगतना ही होगा, क्योंकि भारत माता ने आज हमारे देश को दुनिया में एक मजबूत देश बनाने के लिए जो भी पिछले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में अपना शक्ति दिखाने का काम किया है, और अगली 2047 तक ये अमृतकाल यात्रा में हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बने। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को भी बराबर का, पुरुष का बराबर का मौका देने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ये सही है। क्योंकि आज जैसे सर जी ने कहा कि देश की आबादी बढ़ चुका है, अभी 52 करोड़ से आप लेकर 140 करोड़ तक, अब तक महिला का पार्टिसिपेशन असेंबली और पार्लियामेंट में सिर्फ 13% ही है, उसको आगे बढ़ाना ही होगा ये नियम के मुताबिक। क्योंकि आप महिला का खिलाफ आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते, महिला को इंसाफ देना ही होगा, सामाजिक न्याय देना ही होगा, उनके अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए ही नहीं होगा। इज्जत से महिला के अपने व्यक्तित्व में जो भी शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक माहौल खड़ा करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाया है, इस कदम के लिए मैं मानता हूं आज कांग्रेस बाकी उनके साथ में रहे हुए जो भी दल कितना विरोध क्यों ना करे, लेकिन भारत का महिला समाज हमेशा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास करते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल में उन्होंने ये बात साबित किया है कि महिला को अगर पुरुष का बराबर की उनको अगर मौका दिया जाए तो महिलाओं में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही योगदान दे सकते हैं जैसे पुरुष दे सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष आप अनुसंधान में हो, या आप शिपिंग सेक्टर में हो, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, या खेल के दुनिया में हो,
या कृषि सेक्टर में हो या एंटरप्रेन्योरशिप में हो या स्टार्टअप में हो, डिजिटल इंडिया में हो, हर सेक्टर में आज पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने जो सफलता प्राप्त की है, ये हर भारतीय को गौरव महसूस कराती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप का सजा भुगतना ही होगा। ये हमेशा महिला को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो भी बयान देते हैं, उनका निर्णय सीमित रहता है इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक, वो और बाकी महिला को कभी नहीं देख सकती। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब परिवार से आते हुए एक इंसान होने के नाते उन्होंने हमेशा एक सेवक के नाते उन्होंने जो भी सेवा की है, इसके वजह से आज हर प्रदेश में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर समुदाय की महिलाओं को जिस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मौका दी है, उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और उनके परिवार को सही संभालने के लिए, उपार्जन के लिए जो भी रास्ता दी है, तो मुझे लगता है कि इसके वजह से आज देश दुनिया का सबसे बड़े चौथा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है और अगली 2029 तक हम दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आज मैं तो पत्रकार बंधुओं को ही कहना चाहता हूं, ये झारखंड मुझे बताया गया है, इसमें महिला के खिलाफ कितना अत्याचार की गई है। सरकार है लेकिन सरकार का कोई काम नहीं, यहां महिला का इज्जत बचाने में सरकार विफल हुई है। ये कांग्रेस का साथ जितना भी पार्टी है, ये पार्टी कभी महिला को इज्जत नहीं करती, क्योंकि पिछले मुझे 6 साल के अंदर 10,000 बलात्कार का केस रजिस्टर की गई है, मुझे जो बताया है यहाँ के प्रतिनिधियों ने। कितने दुखजनक बात है। कहां गया उन लोगों को महिला को बचाने का नीति, कहां गया महिला को इज्जत देने का उनका परंपरा? कुछ परंपरा नहीं है। वो हमेशा अपने गद्दी बचाने के लिए, वो अपने गद्दी को मजबूत बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। महिला की जो भी हालत है, इस हालत को सुधारने के लिए वो कभी भी सहमत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए हमेशा महिलाओं की इज्जत के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी और स्वाभिमान से जीने के लिए एक बड़े मजबूत एक हमारे लोकतंत्र की एक माहौल खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। तो मैं तो चाहता हूं पत्रकार बंधु, ये आपका भी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारा नहीं। मैं बीजेपी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते ये बात नहीं बोल रहा हूं, देश के एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं, क्योंकि हमने देखी है अरुणाचल हो या मिजोरम हो या असम हो, हर प्रदेश, यहाँ झारखंड हो या कश्मीर हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, हर प्रदेश में हम चाहते हैं हर परिवार की महिला, हमारे बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। आगे बढ़ने के लिए अगर मौका हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। हम सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। आज कांग्रेस ने जो षड्यंत्र की है, जो साजिश रचना की है, उनके गठबंधन के साथ मिलकर इस बिल का विरोध में जैसे हंसने लगा है, ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित रहेगा। महिला का शिक्षा हो, महिला का अर्थव्यवस्था हो, महिला का रोजगार हो, महिला का उपार्जन हो। आज महिला को प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य की है कि लाखपति दीदी हमें बनाना होगा। कभी कांग्रेस ने ऐसा सोच, ऐसा नीति अपनाने में पिछले 7 दशक पर तो उन्होंने राज किया, इसके बीच में कभी ऐसा महत्वपूर्ण नीति अपनाने का, उनके शक्ति दिखाने का काम किया है? कभी भी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी गरीबों के लिए, एसटी एससी के लिए कभी भी उन्होंने गंभीर रूप से अपने सोच नहीं डाला अपने कार्यक्रम में। सिर्फ अपना खानदान को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस विषय पर वो लगे रहे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस विषय पर महिला समाज को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक बीजेपी है, मोदी जी है, हमारे नेता, हमारे आदर्शवादी नेता, दुनिया का सबसे सफल नेता, तब तक देश का महिला हमेशा सुरक्षित है और उनको आगे बढ़ाने का काम हमेशा हम निरंतर करते रहेंगे।
कांग्रेस और बाकी उनके जो भी साथी दल सब ध्वस्त हो जाएगा। थैंक यू। अभी जो पॉपुलेशन 140 करोड़ और उनके लिए हमने व्यवस्था क्या रखा है, कांग्रेस ने कभी चिंता किया है? अभी भी 13% में है। ये नाइंसाफी है कि नहीं? मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस वालों को, क्यों चुप बैठा है आप लोग? कहां भाग गए आप लोग? ये जो उस दिन हंस रहा था जैसे असुर लोग रावण के राज्यसभा में हंसता है ना, ऐसे ही हंसने लगा था। किसका भविष्य को हंस रहा है? खुद का भविष्य को हंस रहा है। ये हमारे महिला समाज, स्वामी विवेकानंद जी ने हमें ये कह के गई है, जिस देश में नारी का पूजा होता है वही देश महान। और ये परंपरा बीजेपी का पास है, ये मूल्य बीजेपी का पास है, एनडीए का पास है और रहेगा। ये तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि नहीं, ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। एसटी एससी का ऐसा नहीं है, एसटी एससी नहीं है, सबके लिए बढ़ेगा। ये सबके लिए इंसाफ है, सबके लिए। क्या आरक्षण के अंदर जो महिलाओं के आरक्षण है उसके अंदर जो कम हो जाए, ये स्वाभाविक रूप से बढ़ता है भाई, ये ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एसटी एससी का लिए जो भी व्यवस्था है, ये अगर बाकी बढ़ेगा तो ये स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा, ना इंसाफी नहीं होगा। 33% के अंदर एसटी एसटी भी शामिल किया गया। सब शामिल है। यही संवैधानिक रूप से सही अधिकार है और उस अधिकार के साथ ही वो बिल लाया गया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता भाई। साथियों देखिए, विपक्ष के जो लोग हैं, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लाया गया तब तो 2024 में लाभ लेने के लिए समर्थन कर दिया। अब जब वाकई में धरातल पर उतारने का समय आ गया है, जबकि जनगणना का काम शुरू हो गया है, जब परिसीमन होना चाहिए और एक पूरक के रूप में अगर ये 33% महिला आरक्षण भी शामिल हो जाता 2029 के चुनाव तक, तो ये वाकई में पूरे भारत के लिए जीत होती, सभी महिलाओं के लिए जीत होती। लेकिन आधी आबादी का नारा देना जानते हैं ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले, लेकिन आधी आबादी को सच्चाई में तब्दील करना नहीं जानते। 2029 तक अगर हम इस कार्यक्रम को लागू करना चाहते हैं तो आज जिस हिसाब से हम लोग 2 दिन का अधिवेशन बुलाया था, ये सही था। वो नहीं चाहते उसको लागू हो, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 40 साल में ये साबित किया है। चाहे 2000 आप देवेगौड़ा के समय में वो भी बिल लाया था, वाजपेयी जी ने कई बार बिल लाया, हम लोगों ने 2010 में राज्यसभा में तो ऑपोजिशन में रहते हुए भी सपोर्ट किया। आज कांग्रेस क्यों नहीं कर रहा? उसका ये मतलब साफ है, वो नहीं चाहते। और देखिए, उनके एसपी की तरफ से कहा गया है कि मुसलमान के नाम में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस देश में, इस संविधान में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है धर्म के नाम में रिजर्वेशन। तो इससे साफ है वो पलायन करना चाहता है। They do not want to take the initiative firmly for the cause of the women in the country. They do not want women to be honored, women to be empowered, women to be strengthened. देखिए, आप देखिए, आपने कांग्रेस का रणनीति पर आपने खुद आपका सवाल सीमित रखा है। आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए, देश को देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखिए, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक देखिए, सभी प्रदेश की सभी जनता को अगर इंसाफ देने का कोई बिल है, दिस इज द राइट वे ऑफ प्रोसीडिंग। थैंक यू। Thank you.
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.